वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 11 फिजिक्स के पहले चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा पहला टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशन। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं: पावर एंड टॉर्क, सरफेस टेंशन एंड फोर्स, प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। आइए हम इसके रीजन देखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। तो हम देख सकते हैं प्लैंक कांस्टेंट जो एनर्जी के इक्वेशन में आता है, एनर्जी इज इक्वल टू दी एच इंटू न्यू, जहाँ पे न्यू फ्रिक्वेंसी होती है और एच जो हमारा वो प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो एच इज इक्वल टू दी एनर्जी अपॉन फ्रिक्वेंसी होगा। तो यहाँ से हम डायमेंशन देख सकते हैं, एनर्जी का डायमेंशन ml2t-2 और फ्रिक्वेंसी का डायमेंशन होता है t-1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसकी डायमेंशन होगा ml2t-1। और एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया जाता है L इज इक्वल टू दी मास वेलोसिटी इनटू रेडियस। सो यहाँ हम देख सकते हैं इसके, तो यहाँ हम देख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन होगा वो मास का डायमेंशन इनटू वेलोसिटी का डायमेंशन इनटू लेंथ, दैट इज रेडियस का डायमेंशन। तो यहाँ से हम देख लेते हैं ml2t-1, ये दोनों के दोनों डायमेंशन सेम। और और जो अदर ऑप्शंस थे, पावर एंड टॉर्क, सरफेस टेंशन एंड फोर्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यहाँ इन सारी के भी डायमेंशंस को मेंशन किए हैं। पावर एंड टॉर्क देख सकते हैं अलग है, सरफेस टेंशन जो होता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो इन दोनों के डायमेंशन भी अलग होंगे। चौथा ऑप्शन था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेन अपने आप में डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, सो इन दोनों के डायमेंशंस तो मैच ही नहीं करेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन था प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज गिवन इफ f is equal to the a2 at plus b2 where f is a force and t is a time. So what will be the dimension of A and B? So come to the solution part. We know that according to the principle of homogeneity, only terms with the same dimension can be added, subtracted. So they must be of equal dimensions. Okay. So we can see here that f is equal to the at plus bt square. तो at का जो डायमेंशन होगा वो भी f का डायमेंशन होना चाहिए, bt स्क्वायर का भी डायमेंशन होगा वो भी f का डायमेंशन ही होना चाहिए। तो f जो है फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो mlt-2 होता है। यहाँ से a का जो डायमेंशन होगा वो mlt-2 अपॉन t होगा, और b का जो डायमेंशन होगा वो mlt-2 अपॉन t स्क्वायर होगा, क्योंकि a के साथ पहले से ही t का मल्टीप्लाई है और b के साथ t स्क्वायर का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से हमें डायमेंशन, दोनों के डायमेंशन मिल जाएंगे mlt-3 mlt-4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, mlt-3 mlt-4। आइए हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। If the unit of force, velocity and time are taken as fundamental units, the dimension of mass will be. So here we are considering force, velocity and time as a fundamental. Actually, these are the derived units. Force and velocity are the derived units. And so if we will consider it as a fundamental unit, what will be the unit of mass? So come to the option solution part. So force is equal to the mass into acceleration. Acceleration can be written as velocity upon time. तो यहाँ से मास का जो फार्मूला निकल के आएगा वो होगा फोर्स इंटू टाइम अपॉन वेलोसिटी। और तो अगर हम फोर्स और वेलोसिटी को एक फंडामेंटल यूनिट माने तो हमारा जो मास का जो डायमेंशन होगा तो ये निकल के आएगा। इस वाले फार्मूले से यूज करके इसको बता सकते हैं। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। If an exponential function y is equal to the a into e to the power minus alpha t, the quantity alpha must have the dimension of। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अगर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसके पावर में माइनस ई की पावर में माइनस अल्फा टी है, तो अल्फा की क्या डायमेंशन होनी चाहिए। तो देखिए, कोई भी अगर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में जब भी होता है
तो उसके ऊपर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो अ, उसके एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो भी टर्म्स होते हैं वो डायमेंशनलेस होने चाहिए। तो हम देख सकते हैं अल्फा इंटू टी का डायमेंशन एक बिल्कुल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए। तो अगर अल्फा इंटू टी को 1 माने तो अल्फा इज इक्वल टू की 1/t आ जाएगा, यानी कि टी पावर -1, t-1 जो होगा वो हमारा अल्फा का डायमेंशन होना चाहिए, ताकि ये जो पूरा टर्म है वो डायमेंशनलेस हो जाए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, t-1। ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, n is a numerical value and u is a unit। तो ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज और यूनिट में क्या रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट के स्क्वायर के, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट के, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट यूनिट के, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट के। तो हम देख सकते हैं कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो कांस्टेंट होगी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट साइज के। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कांस्टेंट आएगी, जाहिर सी बात है। अगर हम यूनिट को बढ़ाएंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे अगर 1 से 100 सेंटीमीटर के लेफ्ट में अगर हम 1-1 सेंटीमीटर को मानेंगे तो हमारे पास 100 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यूनिट के साइज को बढ़ाते हैं, 10-10 यूनिट को माने, तो सिर्फ हम 10 पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे। यानी कि अगर हम यूनिट की साइज को बढ़ाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यूज घट जाती हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर हम इसको यूनिट की फिजिकल क्वांटिटी को अगर कांस्टेंट माने और उन दोनों को प्रोडक्ट माने, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट माने, तो यहाँ से ये दोनों एक इनवर्सली रिलेशन को फॉलो करते हुए दिखते हैं। सो ये हमारे 5 क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच।